चलो। हाँ जी, देखो ड्यूटी वेलोसिटी के बारे में। एक ये आपके पास कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर, और इस कंडक्टिंग वायर में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, इसमें भी एन होते हैं, कोई भी आप वायर लेंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अपना चार्ज जो है वो स्मॉल ही होता है। उसके चार्ज की सब जो आपके पास सबसे छोटी यूनिट होती है वो ई लेते हैं। और इस कंडक्टिंग वायर की जो एल है, लेंथ है वो एल है, और उसमें टी टाइम तक आपके पास इलेक्ट्रॉन बाई फ्लो कराए जाते हैं, टी टाइम तक, ये वाला। तो इसको हमने बैंड डिस्कनेक्ट कर दिया। ये ये आपके पास माइनस है, इधर प्लस है, छोटे वाला माइनस होता है, बड़े वाला ये। तो यहाँ से जो है जब ये आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेंगे और उनकी वेलोसिटी ये वाली आएगी। ये इसका सिंपल सर्किट है। दरअसल क्या है कि डिप्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुगमन वेग, याद आया जी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो डिप्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग या अनुगमन वेग एक ऐसा न्यूनतम वेग है, एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में, जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में केवल एक्सलेट तो करता है, केवल उसको इसके पोटेंशियल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक्सलेट तो होता है, लेकिन उसको पोटेंशियल बैंड के द्वारा मिलता है। अब असल में ये कहना क्या चाहता हूँ कि किसी भी सर्किट में जो ये आपके पास बैटरी लगती है, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देती है चलने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा खुद से ही। जैसे हम सब लोग हैं जो सीनियर लोग हैं, वे सब अपने बच्चों को या स्टूडेंटों को एग्जाम के लिए या पढ़ाई के लिए रोज इंस्पायर करते हैं कि भाई आप पढ़िए, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंस्पायर करते हैं, दरअसल ये हम लोग पोटेंशियल देते हैं। जैसे हम सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, भाई लाइट हो गई, बुक दे दी, आपने खाना खा लिया, अब आप आपको बैठ के पढ़िए, रूम दे दिया, टेबल दे दी, चेयर दे दी, यानी सारी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। यानी हमने सबने पोटेंशियल दे दिया, इंस्पायर कर दिया। उसके बाद पढ़ना तो बच्चों ही पड़ेगा। तो इसमें भी वैसे ही है कि ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं करती। इलेक्ट्रॉन को अपने आप से ही आपके पास एक्सलेट होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने आप से ही एक्सलेट होना पड़ेगा। तब ऐसी मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग डिप्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ आ गई? तो डिप्ट वेलोसिटी एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देती है, लेकिन कोई एक्सीलेशन नहीं देती, इलेक्ट्रॉन को खुद से एक्सीलेट होना पड़ेगा। और वो जो आपके पास डिप्ट मिनिमम वेलोसिटी है वो होता है 10 की पावर माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। इतनी भी इसकी आपके पास मिनिमम वेलोसिटी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो ये आपके पास ये जो फॉर्मूला था इसका, जब यहाँ पे हम लोग करंट निकालते हैं एन ई ए वी डी, ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से जब वी डी निकालेंगे तो आई अपॉन एन ई ए वी डी, आपके पास इतना, ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना निकल के आती है। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी होती है जो खुद से ही एक्सीलरेट होता है, बैटरी के द्वारा एक्सीलरेट नहीं होती, बैटरी केवल उसको पोटेंशियल देती है। ये इसका कंसेप्ट है, इसको हम लोग वीडी से लिखते हैं। तो इसलिए उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी एक आपके पास जब कंडक्टिंग, हम कंडक्टिंग वो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, तो उस पे जो फोर्स लगता है, लोरेंट फोर्स, वो जो अभी पहले लिखा था वो एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा लगता है। नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। अच्छा।
हटा दो। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने ये वायर तो अब हाँ जी, अब सुन लीजिए। अब ये वायर तो हमने आपके पास हॉरिजॉन्टल लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक वायर की बजाय दो वायर लेंगे अगले कंसेप्ट में, लेकिन उसको लेंगे परपेंडिकुलर। देखो ना, आपके पास फोर्स बिटवीन ऑफ टू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर चल रहा है, ये वाला, ये आपके पास दो वायर हैं। ये आपके पास पी क्यू वायर है और ये आपके पास आर एस वायर है। ठीक है, बात करिए। देखिए, जो पिछला हमने टॉपिक किया है उससे पहले हम बात कर रहे थे केवल एक चार्ज पार्टिकल की। और उस एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करा रहे हैं, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड फॉर्म में मिला। उसके बाद फिर हमने लिया है कि एक चार्ज पार्टिकल की बजाय हमने एक पूरी पूरी छड़ ले ली, पूरा जो एक कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है, और उस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल रखा, यानी क्षैतिज रूप में रखा। अब तीसरा जो कंसेप्ट है ये वाला, हमने क्या किया, हमने दो वायर लिए और दोनों के दोनों वायर आपके पास सेम लेंथ के हैं, और ये दोनों के दोनों आपके पास पैरेलल हैं, लेकिन दोनों वायर में जो करंट फ्लो कराते हैं वो अलग अलग है। ये वाले, इसमें भाई हमने I1 कर दिया कि I1 पास करा दे, या I1 फ्लो करा दे, और दूसरे में I2। ठीक है, अब ऑप्शन ये कहते हैं कि जब भी किसी आपके पास वायर में अगर हम लोग करंट पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है जी, इनके अपने बीच का डिस्टेंस है तो स्मॉल डी ले लो या स्मॉल आर ले लो, बात है कि इसके बीच का डिस्टेंस आपके पास स्मॉल आर है। तो आप देखिए, जब इसके अराउंड में, इस वायर के अराउंड में जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इसके ऊपर तक आएगा। पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर और बड़ा आएगा, फिर और बड़ा आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास कंडक्टिंग जो वायर है, इसमें करंट I1 है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपके पास यहाँ पर, और वो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपके पास B1, इसकी वजह से। समझ गए जी? अब बिल्कुल सेम यही इसी पैटर्न पे ये जो वायर है, इस वायर में जो करंट I2 फ्लो कर रही है, इस करंट I2 की वजह से एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो आपके पास यहाँ तक बढ़ेगा और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे आएगा, इतना ये आ जाएगा आपके पास B2। समझ आ गई बात? यानी पी क्यू जो आपके पास कंडक्टर है जिसमें I1 करंट फ्लो करता है, I1 करंट फ्लो, तो उसकी वजह से आपके पास B1 मैग्नेटिक फील्ड बना। वो बी आपके पास B1 जो है वो आपके पास तार जो वायर आपके पास RS वायर के ऊपर आपके पास B1 जनरेट हो गया। तो अब दोनों के दोनों केस में इसमें जो आपके पास फोर्स काम करता है जी, जब अगर सेम डायरेक्शन में दो पैरेलल वायर में करंट फ्लो करता है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि सेम कैरेक्टर के लोगों में भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली क्या होता है कि जो अपोजिट लोग होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ये हमारा नेचुरल सिस्टम है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आपके पास सेम कैरेक्टर के लोगों में भी आपके पास अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करने के बाद में उसमें अट्रैक्शन फोर्स आपके पास लागू होता है कि B1 आपके पास ये I1 तो इस पे लगाएगा I2 पर,
और I2 वाला जो I1 पे लगाएंगे, यानी यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे आएगा, इस पे I2 वाले पे, और I2 वाले का इस पे आएगा। तो इस वाले केस में कंडीशन ये है कि ये जो हमने P1 है ये हमारा कितना होगा, और ये जो B2 है भाई ये कितना होगा। तो जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो उसका सर उसका जो, हाँ जी, सर नॉर्मली जो वायर देखे उसमें एक साइड से ऊपर जाए एक साइड से नीचे आए जो धार आएगी, सर इसमें दोनों साइड से ऊपर जा रही क्यों? नहीं ये वो भी लेंगे, अच्छा। उससे भी लेंगे तो वो सेकंड कंडीशन आएगी। हाँ जी, अब इसकी वजह से देखिए हमने कल एक फॉर्मूला निकाला था, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, और उसमें एक रिजल्ट ये वाला बना था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाई 2 पाई आर आया था, और आई अपॉन आर। ये आपके पास करंट यहाँ पे भाई क्योंकि I1 की वजह से है, तो आपके पास ये I1 आ जाएगा, और डिस्टेंस तो सेम रहेगा इन दोनों में। तो पहली कंडीशन ये आ गई, समझ आई बात। अब हम लोग जो है ये पी क्यू, जो आपके पास पी क्यू वायर है, ड्यू टू ऑन आर एस वायर, जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे या मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, जिसको हम लोग लोरेंज फोर्स भी कहते हैं, लोरेंज फोर्स या आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, F इक्वल टू आई बी एल, ये सिंपल होता है साइन थीटा। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स काम करता है वो इतना होता है, IBL साइन थीटा, भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले ये वाला। अब देखिए ये हमारे पास ये वाला जो फोर्स है, ये इस पे लगाएगा फोर्स, ये सपोज कर ली यहाँ पे F1, और ये वाला जो फोर्स है आपके पास F2, तो ये फोर्स है F1, इसको हम लोग F कह रहे हैं, ये आपके पास लेंथ है। तो अब इसका जो इफेक्ट है वो इस पर आएगा, आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास इसका जो इफेक्ट आएगा इस पे आएगा, तो ये तो करंट हो जाएगी आपके पास I2, लेंथ तो दोनों की सेम है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है I2 पर वो है आपके पास B1। समझ आ गई बात। तो पी की वायर में जब करंट I1 हम लोग फ्लो कराते हैं तो उसका जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो I2 पर आता है, यानी RS वायर के ऊपर आता है। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बना B1, लेकिन फोर्स आपके पास मिलेगा तो आपके पास इस पे F1 इसकी वजह से मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा इस वाले जिस पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मिला उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही, I2 कर रही। तो ये जो है आपके पास ये तो होगी I2, ये B1 इंटू एल और साइन थीटा आ गया। अब B1 की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं, तो F आपके पास ये है इतना, तो ये हो जाएगा आपके पास ये म्यू I2 इंटू म्यू नोट डिवाइड बाई 2 पाई, और I1 अपॉन आर इंटू एल, और साइन आपके पास थीटा है। अब ये जहां पे भी हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं या बनाते हैं उसमें दोनों दोनों वायर जो है ये परपेंडिकुलर ही स्टैंड हो रखे हैं, खड़े हुए हैं, तो उस केस में थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर। तो जब आपके पास इतना है भाई एफ एन इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, म्यू अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर और एल, और ये आपके पास साइन हो गया 90। अब इस केस में F1 इक्वल टू म्यू नोट डिवाइड बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, और ये जो हम लोग एल है इसको जल लेते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इस वाले केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर लेंथ। तो F अपॉन, जैसे यहाँ पे शुरू में लिखा दोनों इक्वली आएंगे, तो F1 कहो या ऐसे F कहो, एक बात देखिए, तो आपके पास L को इधर ले लिया, और बाई म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई आर, और यूनिट बनेगा भाई इसका न्यूटन पर मीटर। तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो उन दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो काम करेगा। ये असल में अट्रैक्शन फोर्स कैसे काम करता है, जब सर्किट जब इसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं
तो बेंटे लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एक दूसरे अंगेज डायरेक्शन में होता है। इसका जो अंदर का जो पूरा कंसेप्ट है तो वो अंगेज डायरेक्शन में काम करता है, तो जिससे जो आपके पास इसमें अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो ये दोनों दोनों अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की ओर है। समझ गए बात? अगर मान ले इससे दूसरी तरफ लेंगे, अभी दूसरे वाला बनाएंगे, तो उसमें आपके पास दोनों दोनों फोर्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ये डिफाइन करता है आपके पास अट्रैक्शन फोर्स। अब इस केस में ये आपके पास पी क्यू वायर में जो आपके पास आयरन करंट है उसकी वजह से जनरेट होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड P1, और B1 है वायर R2 RS के ऊपर जिसमें आपके पास करंट फ्लो करता है I2। तो टोटल फोर्स आपके पास कितना मिलेगा? F इक्वल टू I2 B1L sin थीटा। तो यहाँ पे हमने B1 की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली, और आपके पास फोर्स सारी वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास सिर्फ ये मिला। एक्चुअली हमें चाहिए था फोर्स करंट लेंथ, तो उसको एल को इधर ले आएंगे, तो F1 इक्वल टू F1 अपॉन एल इक्वल टू 2 पाई अपॉन ये म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, इस वाले केस में। तो बस ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब इस वाले केस में अगर भाई आपके पास जो एल है ये 1 मीटर हो, I1 और I2 जो है, I1 I2 1 एम्पियर हो, बेसिकली क्या है, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो आपके पास 1 मीटर हो, यानी जितनी भी वैल्यू है करंट की और एल की और आपके पास आर की, वो यूनिट वैल्यू फॉर्म में आ जाए। तो जब यूनिट वैल्यू फॉर्म में आ जाएगा तो एफ आपके पास मिलेगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई और आई स्क्वायर, या इसको हाँ, बस ये तो 1 हो जाएगा, इतना बचेगा, इतना फोर्स आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नोट अपॉन 4 हो, वैल्यू वैल्यू हो जाए। एक्चुअल में क्या है कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, और जब यहाँ से पाई लेंगे तो यहाँ पे 2 उधर चला जाएगा, तो म्यू अपॉन 2 पाई इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो ये फोर्स जो है हमें ये बताता है कि अगर दो वायर पैरेलल हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतना काम करता है, 2 × 10⁻⁷ ये हमें चाहिए था। समझा? तो नोट करें, कुछ पूछना तो बताओ। नोट ही कर लेते हैं। अच्छा, लिखने से याद होता है।
ठंड में घर बैठे हैं। आपको जो है एग्जाम में जाने से पहले जितने भी हेडिंग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जैसे ये वाला है, वो हेडिंग और उसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और फिगर, तीन चीजें आपको याद करनी है। बाकी बीच में याद करने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो आपको जो है एक तो हेडिंग का पता हो, और एक फिगर का पता हो, और आपके पास ये है कि उसका फॉर्मूले का पता हो। तो अगर तीन चीजें आपको याद होंगी तो आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे एग्जाम में। और इनका बेस्ट तरीका ये है, ये लगभग तुम्हारी सेकंड फिजिक्स में ऐसे हैं कोई 430 के आसपास फॉर्मूले, 430। 12th दोनों में। नहीं, ट्वेल्थ में ही, ट्वेल्थ में लगभग 430 फॉर्मूले के आसपास हैं। तो 430 फॉर्मूले में से आपको मेरे ख्याल से 50% तो इजिली याद होंगे ही होंगे। तो ज्यादा होंगे वैसे याद, लेकिन उनको जो है, उनको जब आप लिखेंगे, आपको तीन चाहिए, उसका टाइटल आपको याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसका फिगर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप उसको बढ़िया करके आएंगे। प्राप्त करें जी। हाँ जी, हो गए। देखो, अब सेकंड केस में, ये आपके पास फर्स्ट केस था, इसको केस फर्स्ट कर लीजिए।
और ये अब आगे मैं करता हूँ सेकंड। अब इस वाले केस में हम लोग ये जो करंट है इसको लेते हैं इसके एंगेज डायरेक्शन में, ये वाला इधर। तो ये जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी F1। हाँ, इधर हो जाएगी F1 और आपके पास इधर F2 हो जाएगी इधर। और ये हो जाएगा भाई रिपल्सन। रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल कितना काम करेगा। अब देखो, जब करंट आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो दोनों वायर के बीच में रिपल्सन फोर्स लागू होता है। जब रिपल्सन होगा तो दोनों एक दूसरे दूर जाएंगे, इनकी शेप वैसे ऐसे बन जाती, थोड़ा फैल जाते बाहर कोई, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहे इसको, ये वाली करंट हुई। अब देखिए इसकी वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यहाँ पे। तो केवल डायरेक्शन के चेंज होने से आपके पास सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि भाई डायरेक्शन अगर बदल जाएगी तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे तो सेम आता है, वो सेम, ये सेम रहता है। हाँ बिल्कुल सेम रहेगा इसमें, क्योंकि भाई रिपल्सन फोर्स ही तो लगा है। बाकी जन जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेम आएगा B1। तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा वो B1 मिलेगा, जितना हमारे पास ये वाला है जितना मिलेगा तो सेम है बाकी। तो ये कर लेंगे इसमें। हाँ केवल ये वाला है अब डिफरेंस, डायरेक्शन बदलेगी, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक बस फिगर बना ले, बाकी तो सेम कर देना, सिमिलरली करके फोर्स इतना आ जाएगा। कुछ नहीं, सेम सेम सेम। नहीं, रिपल्सन जो है प्रतिकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स केवल प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है, माइनस को नहीं दर्शाता। जैसे अट्रैक्शन में तो ये वाला फॉर्मूला है, तो हाँ रिपल्शन में भी ये लगता है। सेम रहता है, वो खाली उसकी उसकी भाई फोर्स जो है पहले पास को लगा था अब दो को लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो था आपका B1 वो जितना पहले था उतना ही है, क्योंकि करंट तो सेम है हमारी, जितनी करंट हमारी पहले थी उतनी करंट बाद में आई। तो पहले भी I2 थी, बाद में I2, खाली उनकी डायरेक्शन बदली, तो खाली रिपल्सन फोर्स का। सब कर दूं? हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to magnetic field due to a point due to a point due to a point in current carrying conductor। देखिए एक ही वायर है जी आपका, ये आपके पास इसमें आई करंट फॉलो करता है जी, और इससे कोई डिस्टेंस पॉइंट, ये आपके पास कोई पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, ये पी पॉइंट है और इसका डिस्टेंस आर है। तो इस पॉइंट की वजह से तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा वो आपकी बताना ही वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब सा है ये। देखिए जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं
और उससे दूसरे दूसरे पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी, जैसे मैं या कोई हमारे समकक्ष जितने भी लोग आते हैं, तो आप लोग फील करते होंगे कुछ, करते हैं? फोर्स नहीं फील करते? ये सर आपके सामने ज्यादा बोल नहीं सकते। नहीं नहीं, वो नहीं। जैसे जैसे मैं या हमारे जितने भी इक्विवेलेंट जो लोग हैं, वाई रूम में एंटर किया, आते ही जैसे हम लोग ऐसे यहाँ पे हम लोग उधर ही जाते हैं, मान लीजिए यहीं पे आगे पीछे थोड़ा बहुत घूमते रहते हैं। तो जब आते हैं तो उस समय आपको कैसा फील होता है? चुप हो जाओ, अरे सर आ गए, चुप हो जाओ, आपस में बात करते हैं, चुप हो जाओ, और सर आ गए। ये डर होता है कहीं ऐसा ना कि हम लोग बात करेंगे डांट ना दे। ये डर दरअसल ये फोर्स है। लगा फोर्स? तो जब एक वायर में करंट फ्लो करता है, तो उससे कुछ कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है, तो पॉइंट जो है आपका एक फोर्स फील करता है। वो फोर्स कितना है, ये एग्जाम में पूछे। ये असल में इसका जो कंसेप्ट है, जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ ट्रेंड, ये वाला कंसेप्ट है इसका। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप याद कर लें, बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स है, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। देखिए ये क्यू ई बी आपके पास वही है फॉर्मूला जिससे लोअरिंग फोर्स काम करता है। ये निकलता तो सही, तो इतना फोर्स निकल के आएगा। ये न्यूमेरिकल असल ये आप जब फिगर आप न्यूमेरिकल देखोगे एग्जाम में, तो इस तरह का फिगर आपको वहां पे मिलेगा। तो उसमें करंट जो भी आएगा, और उसमें डिस्टेंस आर, डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो पॉइंट पी पर कितना फोर्स मिलेगा आपके पास, इतना है। तो हम लोग फोर्स निकालें, आपके पास ये दरअसल फोर्स के अंदर है, लोरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये इतना होता है इक्वल टू क्यू वी बी, इस फॉर्म के साथ में। तो ये आपके पास फोर्स, दरअसल अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो क्या मैग्नेटिक फोर्स आएगा? नहीं आएगा। इसलिए वो इसके इक्विवेलेंट है। ये जो है फोर्स, लोरेंज फोर्स, एक्चुअल में ये इसको बताता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखें बी हमने इधर लिखा, फोर्स है हमारे पास ये वाला है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स है, अगर फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। तो फोर्स जितना कम होगा फील्ड उतना ही कम होगा, फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके पास फील्ड ज्यादा होगा। तो ये वाला इसका फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थोड़ा सा अजीब अलग सा है, जिसे क्योंकि आउट ऑफ प्रिंट सा लगता है, इसलिए चीजें ये इंपॉर्टेंट होती है। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखें आप। नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड, लिखो जी, द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, दूसरा पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन टू पैरेलल, in between two parallel current carrying conductor, current carrying conductor, ये वाला, ये है जी आपके पास। इसमें भाई I1 करंट गया और इसमें I2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर I2। ये दोनों दोनों पैरेलल, ये पी क्यू है, ये वाला आपके पास आर एस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मिलेगा बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई बाई Q1 Q2, और आपके पास V1 V2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। इतना, ये वाला फॉर्मूला। तो ऐसे ऐसे जो है कंसेप्ट आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। और इसमें भाई जो वेलोसिटी है वो V1 है इसकी, और यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास V2 है इलेक्ट्रॉनों की। तो जब जितना भी इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्लो करेगा उस हिसाब से आपको ये मिलेगा। और चार्ज, कहीं ना कहीं चार्ज है तो करंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे मान ले चार्ज आप Q1 मान लीजिए, ये वाला चार्ज आपका Q2, ये Q2 चार्ज है, ये आपके पास Q1 चार्ज है। तो दो अगर पैरेलल
वायर है, तो उनके बीच में डिस्टेंस के कुछ होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो जी। घरों में ज्यादातर घरों में एक वो लगा के रखते हैं लोग दरवाजे पे या उस पे, जैसे कुछ लटका देते हैं वायर टाइप का। ये चाइनीज का कुछ होता है, देखा आपने? मैं नाम भूल गया उसका। डोरबेल। हाँ, डोर डोरबेल। डोरबेल। डोरबेल बन जाती है ऐसे, वो लटका के रखते हैं, तो जब हवा आती है तो अपने आप ही वैसे, ठीक है, मोशन करता है टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन, इधर उधर आपके पास वो गति करता है। तो क्या होता है जब गति करेगा और हवा तेज आ गई, तो कई बार कंडीशन ये होती है कि पूरा पूरा वो एक सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देता है। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? घरों में डोर पे नहीं लगाते, कहीं भी आप दीवार पे कहीं भी रूम में लगा देते हैं, तो जैसे कई बार जो आपने देखा होगा बच्चों का जो जन्मदिन होता है तो पंख इस पे वो लगा देते हैं, बल्ब वो सॉरी बलून लगा देते हैं, पंखों पे लगा देते हैं, तो वैसे ट्रेवल करता है। तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें हम लोग कोई आपके पास कंडक्टर रख दें या कोई हम लोग डायपोल रख दें। डायपोल तो समझते हो ना? डायपोल जिसके दो पोल हो, नॉर्थ और साउथ वाला हो, वाला जिसके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होता है। तो याद होगा कितना, तो 2QL होता है, डायपोल का नाम सुना ही होगा। C इक्वल टू 2QL, याद है जी? ये वाला होता है। तो उस डायपोल पर या उस कंडक्टर पर एक फोर्स काम करता है, वो फोर्स कितना होगा वो निकालते हैं। तो हेडिंग लिखो जी, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल on a current carrying loop, current carrying loop, हाँ loop LOOP loop, ठीक है, current carrying loop in a uniform magnetic field, हाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वैसे जो लूप है आपका, ये डायपोल की फॉर्म में काम करता है। अब देखो जी कैसे, भाई हमारे पास एक ये वायर है, ठीक है, हमने भाई इसको मोड़ करके कैसे ये बना दिया, ठीक है, जब ये बन गया तो एक रोड बन गई, इधर आपके पास प्लस साइन इधर माइनस, तो ये बन गया डायपोल, ठीक है। अब इसे बनाते लूप, मान ली एक वायर लंबा है आपका, और लंबे वायर में हमने उसको घुमा करके एक लूप बनाया। देखो जी, जैसे आपके पास ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह का, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और भाई इसमें जो है उस वायर का ये लूप है भाई। तो यहाँ दो तरह की फोर्स काम करती है, एक इधर काम करेगा, एक इधर काम करेगा। ये सपोज कर लीजिए F3 है, ये F4 है, और इधर आपके पास F2, और ये आपके पास इधर F1। ये P PQ RS, और वैसे में करंट फ्लो करता है, ये इधर करंट आई ये हो गया कितना, इसकी जो लेंथ है, ये आपके पास लेंथ L है यहाँ से यहाँ तक की,
और इसकी जो ये विड्थ है ये वाली यहाँ से यहाँ तक का ये बी है, ये एल है और ये वाला बी। एक वायर हमारे पास लंबा वायर है, उसको हमने मोड़ करके एक आयताकार शेप बना ली, ठीक है। यानी उससे एक कुंडली, आयताकार शेप यानी कि एक कुंडली बना दी, और उस कुंडली को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में उसको लटका दिया, ठीक है। तो लटकाने के बाद में इस कुंडली पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक फोर्स लगाएगा। दरअसल ये कुंडली जो आपका डायपोल की फॉर्म में काम करता है। तो जब ये आपके पास कुंडली इसमें लटकाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कुंडली को, इस कॉइल को जो रेक्टेंगुलर शेप में है, वो अपनी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करती है। जैसे सभी सीनियर्स लोग जो हैं, माता पिता या टीचर्स लोग, ये सब के सब बच्चों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको चलना अपने हिसाब से। उन्हें कहेंगे भैया बात ना करो, बात ही करनी। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें वहां नहीं जाना, नहीं मैं एग्जाम्पल दे ऐसे। मान लिया उनको कहा भाई तुम्हें उस रास्ते नहीं जाना है, वो जाएंगे, ठीक है। छोटे बच्चों का देखा होगा आप लोगों ने, जहां भी आपसे रोकने का प्रयास करते हैं वो वहीं जाता है। तो बेहतर क्या है कि उसको जाने दो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अ, मेरा बेटा जब छोटा सा थोड़ा बड़ा हुआ, हाँ, मतलब वो चलने लगा पैदल, जैसे पहले घुटनों से चलता था। तो क्या करता था, जैसे कहीं पे जैसे ये सॉकेट लगे हैं उसमें उंगली लगाता था। भाई छोटी सी उंगली होती है तो सोचता है कि इसमें लगाते हैं उंगली ऐसे। हम उसे रोकते थे, भाई उसमें करंट लगेगा, दिक्कत होगी। लेकिन वो सुनता नहीं था। तुमने क्या काम किया, मैंने एक दिन पकड़े उसे उंगली लगा दी उसमें करंट, सही में। और जैसे जब मुझे लगा करंट तो उसको भी लगा से, फिर मैंने बंद किया। तो अब जब से उस दिन से जब भी मैं कहता हूँ, मैंने कहा लगाएगा उंगली, समझ में आ गया। अब जैसे टेबल फैन होता है, टेबल फैन में क्या दिक्कत है, पंखा चलता है तो क्या उंगली लगा देते हैं, कई बार उंगली कट जाती है तो उसको मना करते हैं, लेकिन सुनते कहाँ बालक हैं। तो मैंने क्या किया, फैन को धीरे चला करके धीरे से बंद कर दिया और फिर उसकी उंगली लगाई उसमें, जिससे वो कटे तो है ना भाई, हाँ लगे कि हाँ भाई कट सकती है। तो ऐसे किया, उसने भी किया, मैंने उसकी उंगली पकड़ी और धीरे से लगाई तो टच किया उसे। तो उसको पेन हुआ कि भाई, तो उस दिन से उसने वहां पे उंगली करना बंद कर दिया। तो जैसे आप लोग जैसे बड़े हैं, हम कहते हैं भैया उधर उधर से मत जाइए, उधर सेफ नहीं है। लड़कियों के बारे में थोड़ा ज्यादा चिंता करते हैं माता पिता, तो भाई उधर मत जाओ, वहां सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी जाएंगे, ठीक है। हम कहते भाई उससे बात ना करो, लेकिन फिर भी बात करेंगे। तो दरअसल क्या है कि जब तक खुद से नहीं फील करोगे तब तक जो है वो चीजें समझ में आती हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल पर एक फोर्स लगाता है, और ये फोर्स लगाने के बाद में उसको अपनी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे फिलहाल तो ये ऐसे रखा हुआ है और डायरेक्शन आपके पास ऐसे है, तो ये ऐसे पहले तो ऐसे घुमाएगा, पहले ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे घूमेगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर जब इसका ज्यादा बनेगा तो एक स्थिति ऐसे आएगी, ऐसे घूमता जी, ऐसे पूरा का पूरा घूम जाएगा। तो इसके फोर्स के इसके फील्ड के डायरेक्शन में ये चीजें आ जाती हैं। तो कितना फोर्स लगेगा उस समय, क्या हुआ? हैं? सर आपकी एग्जांपल और उनकी उंगली डाली वो रोया नहीं, और नहीं, फिर बोलने लगा वो। हाँ तो देखो क्या है, भाई करंट लगेगा तभी तो पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल में कंडीशन क्या। मान लिया अब आगे से वो पता है कि हाँ अब यहाँ पे उंगली नहीं करनी, देखें, नहीं तो वो करंट लगेगा। छोटा ही था, लेकिन मुझे भी लगा, हल्का सा टच किया। तो एक दूसरे हाथ में मैंने अपना स्विच रखा हुआ था, जैसे लगेगा तो उसे तुरंत बंद कर देंगे, क्योंकि सिखाना जरूरी है बालकों को। नहीं सिखाओगे तो फिर वो परेशानी उनको होगी, कहीं कहीं बड़ा नुकसान करने में कई बार करते हैं। ऐसे फैन जब चला टेबल फैन तो धीरे से वो टच किया ऐसे, तो जब टच करेगा तो लगेगा तो पेन होगा ही। तो जैसे कि या तो पूरा रेडिश हो ही जाएगा, बच्चों की उंगली बड़ी सेंसिटिव होती है, तो तब उस दिन से वो दूर रहता है। मैंने क्या लगा अब तो बड़ा हो गया हो, ठीक है। अब तो 12 12 साल 12 13 साल का हो गया। तो आप देखो कि जब वो देखते हैं कि पापा आपने ऐसे एक बार मुझे याद है ऐसे ऐसे किया था, मैंने कहा आप लगा के देख। तो अब वो सीख गए बच्चे। तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखते हैं, वो चाहे कैसी भी कॉइल हो, ये तो रेक्टेंगल शेप में है, आपके पास स्क्वायर शेप में हो, सर्कुलर में हो, इलिप्टिकल हो, पैराबोलिक हो, हाइपरबोलिक हो, कैसे भी हो, उसमें फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को अपनी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है, ट्राई टू
ठीक है, एक्सेप्ट एक्शन। तो आप ये देखेंगे जब लेके आएगा तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे जो फोर्स है वो भाई इतना लगता है। मैं इसको ट्राई नहीं कर रहा हूँ, IBL साइन थीटा होता है ये वाला। और ये जो एल है एक्चुअल में लेंथ तो ये है, और उसकी जो विड्थ है वो इतनी है, एल इंटू बी। ये वाला कैपिटल एल ले लेते हैं यहाँ पे। और ये जो है भाई ये होता हो गया आपके पास एरिया, IBA साइन थीटा। ठीक है, तो F इक्वल टू, आप देखेंगे तो बी को हम इसको मैं आई के लिए लेता हूँ, AB साइन थीटा। चीजों को जब सिखाया जाता है ना बच्चों को, तो कई बार रिस्क लेने पड़ते हैं। अभी जैसे कहीं हम बोलते हैं भैया बाइक तेज ना चलाओ, लेकिन चलाते हैं। ठीक है। जब तक चोट नहीं लगती तब तक करना। हाँ। हाँ नहीं, जब तक चोट नहीं लगती सही में मानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं मानते, वो फिर भी उनको नहीं चलाना है। तो आप देखो भाई, एरिया इंटू करंट जो है, ये भाई होता है एम, ये एम होता है आपके पास कैपिटल एम बी साइन थीटा। लेकिन ये फोर्स है आपके पास, जैसे हम लोग लेते हैं कन्वर्ट हो जाता है। आप देखो जब ये घूमेगा तो सिंपल फोर्स नहीं काम करती यहाँ पे फोर्स काम करती, फोर्स है जिसको हम लोग कपल फोर्स कहते हैं, या टोर्क कहते हैं, टोर्क। तो ये कन्वर्ट हो जाता है भाई टाउ में, तो ये हो जाती है टाउ। ये टाउ हो गया भाई, और टाउ, तो ये फॉर्मूला बन गया जी आपका। और ये जो आपके पास एम है, तो एम इक्वल टू आई है, और ये होता है आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट लिखो। बच्चों कितना कहिए कि ठंड हो रही है पहन लीजिए, पहनेंगे नहीं कुछ कपड़े। वो तो हिसाब से ही करते हैं बालक का। सभी की बात है, हम लोग जब छोटे रहेंगे तो हम भी ऐसे ही करते होंगे, है ना? जैसे सभी जो है, जब बच्चे वहां बैठते हैं क्लास करते हैं तो बोलते, बात ही खत्म नहीं होती, बोलते नहीं, बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब यहाँ खड़े हो तो सोचते हैं कि नहीं, सबके सब कुछ चुप होना चाहिए, नहीं सोचते। आप जब अगर टीचिंग में आ गए तो आप लोगों को देखो पता चलेगा कि बच्चे जब चुप नहीं होते तो कितना बुरा लगता है, यार कहना नहीं मानते। लेकिन बेहतर क्या है कि उन्हें उसी हाल पे छोड़ दो, थोड़ी देर में अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो ये आपके पास है भाई टॉर्क। हाँ, टॉर्क है, तो इससे जो है आपके पास जब ये मैक्सिमम थीटा जो है, अगर आपके पास ये 90 डिग्री हो मैक्सिमम फॉर्म में, तो टाउ जो है आपके पास MB साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो MB ये टाउ इतना आ गया भाई। तो यहाँ पे आपके पास टाउ जो है इस वाले केस में मैक्सिमम मिलेगा, तो M इक्वल टू टाउ मैक्सिमम और डिवाइड बाई कैपिटल बी। ये ताऊ है जी, ताऊ ऐसे होते हैं। वैसे वो टाउ कहते हैं, टाउ टो भी पढ़ते हैं, स्पेलिंग इसकी ये वाली है, TAU। तो वैसे तो ये है जी टाउ, इसके ऊपर आधी चंद्र बिंदी होती है हिंदी में। इनको जो है आप सब लोग धीरे धीरे याद भी करते रहें, तभी नोट्स तो कुछ थोड़ा बहुत बना रहे होंगे। नोट्स में अगर डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, खाली उसका हेडिंग आप नोट करें और उसका फॉर्मूला और फिगर, तीन चीजें आपको याद रखें। नहीं नहीं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे वो टाइम जाएगा आपका। तो इतना आप याद करेंगे, जैसे अभी जो बताया कि इसका जो डेरिवेशन था कि इसका फॉर्मूला क्या है और फिगर क्या है, तो याद करेंगे, यही आपको एग्जाम में मिलने वाला है, क्योंकि बीच का डेरिवेशन की जरूरत है नहीं। अभी जैसे उसने कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम कब मिलेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये वाला टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम की बात कर रहा हो सकता है मिनिमम कहे तो मिनिमम 0 रख देंगे, और या बीच में गए 45 डिग्री पे 60 पे, वो आप रखोगे तो इसका आंसर
बाकी कल देखेंगे। चलो थैंक यू सर। ओके। मुझे फाइल एक करिए तो फिर क्या होगा